नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। बेधड़क में आज बात ईरान के खिलाफ ट्रंप के जंगी प्लान की, जिससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। महाविध्वंस की आशंका जताई जा रही है। ईरान पर हमले की आशंका इसलिए क्योंकि एक और अमेरिका का वॉरशिप ईरान बॉर्डर के करीब पहुंच गया है, तो दूसरी ओर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में डेल्टा फोर्स की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका के 3 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। ईरान बॉर्डर के पास ट्रंप ने सैन्य तैनाती तब बढ़ाई है जब अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। हम ईरान की गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए हैं, जिस पर ईरान ने भी चेतावनी दे डाली। अगर तेहरान पर हमला हुआ तो उसका अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा, क्या तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? अगर अमेरिका और ईरान टकराए तो इसका अंजाम क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या ईरान पर अमेरिका अटैक करने वाला है? क्या खमेनी पर ट्रंप का कहर बरपने वाला है? क्या समंदर से बड़ा हमला करने की तैयारी है? क्या अगले 3 दिन ईरान पर भारी हैं? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे विध्वंसक जंगी बेड़े का मुंह ईरान की तरफ मोड़ दिया। अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ते हुए ईरान के करीब पहुंच चुका है। और इसी बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर जो बातें कही हैं, उससे ईरान के खिलाफ अमेरिकी एक्शन की आशंका और बढ़ गई है। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. साफ है, ईरान के बॉर्डर पर ट्रंप अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहे हैं। ईरान में महाविनाश की तैयारी कर रहे हैं, खमेनी के खात्मे का प्लान बना रहे हैं, और इसके लिए ईरान पर डबल अटैक की तैयारी है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरानी सीमा के पास अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ गई है। अमेरिका से 3 फाइटर जेट इजराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में डेल्टा फोर्स की तैनाती की है। डेल्टा फोर्स के 20,000 जवान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की हर हरकत पर उनकी नजर है। इस खतरे को देखते हुए ईरान भी अलर्ट हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को 2 टूक कहा है कि तेहरान पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। हम अमेरिका को करारा जवाब देंगे। यह सिर्फ धमकी नहीं, अमेरिका की चेतावनी है। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी खड़ा है। यानी खलीफा की सेना ने भी तय कर लिया है कि अमेरिका ने हमला किया तो पलटवार करने में देर नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, और इस जंग में ईरान का साथ देने के लिए रूस और चीन भी तैयार हैं। जंग की आहट के बीच चीन ने सैन्य सामान तेहरान भेज दिया है। चीन के 16 सैन्य विमान तेहरान में उतर गए हैं। चीन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B ईरान को दे दिया है। ईरान ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की भी तैनाती की है। रूस की मदद से ईरान अपने हवाई क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप नेतन्याहू को खमेनी के साथ ही पुतिन जिनपिंग से भी टकराना होगा। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग का नया चैप्टर खुल जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट फिर से जल उठेगा? और अगर जंग हुई तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस मुद्दे पर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजन कोचर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाशिंगटन डीसी से लाइव हैं। गौरी शंकर गुप्ता पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, क्या इसे आप एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के तौर पर देखते हैं सर, या फिर एक सीधी सैन्य चेतावनी है?
निसंदेह ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा ईरान के विरुद्ध जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो पहले से ही चलाया गया है, ये उसी के पार्ट के तहत ये किया गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, उनकी ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वहां पर किस तरीके से 1979 से चली आ रही जो इस्लामिक रिजीम है उसको उसका पतन करा दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए। और अमेरिका और इजराइल अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो पहले से ही रणनीतियां समय समय पर बनाते रहे हैं। वर्तमान समय में सोनल जी, जो ईरान के अंदर जो अनेक ऐसी विषयों को लेकर के जो भारी असंतोष है, जो अस्थिरता है, जाहिर है कि जो तात्कालिक कारण इस बार आर्थिक विषय थे, उसके पहले महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो बड़े आंदोलन हुए, लोकतंत्र के समर्थकों के द्वारा जो पहले आंदोलन जिनको कि ईरान की इस्लामिक रिजीम ने ब्रूटली क्रश किया था, वो सारे के सारे जो असंतुष्ट धड़े हैं वो एक साथ आ गए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को की एक अवसर की तलाश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान के अंदर की ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो गहरे जो मतभेद हैं, वो और अधिक कैसे गहरे हों। और अमेरिका जाहिर है कि अपने मिलिट्री प्रेशर को लगातार बना करके ईरान के इस्लामिक रिजीम को दबाव में रखना चाहता है, ताकि ये जो रिजीम है वो अंदर से क्रम्बल करे, अंदर से ही और अधिक कमजोर बने, वहां पर जो जो मतभेद है और अधिक गहरे हों। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहां पर वो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन किए बगैर कोई लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक के माध्यम से या अपने डेल्टा फोर्सेस के माध्यम से कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को किसी हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए अगर वो कर सकता है, तो अमेरिका करने से नहीं चूकेगा। अमेरिका वर्तमान समय में सारी तैयारियां करके रखना चाहता है और वो एक स्ट्रेटेजिक होल्ड उसने बना करके रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA हो या इजराइल के मोसाद हो, वो ऑन द ग्राउंड ईरान में पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देते हैं और वो उन असंतुष्ट लोगों को, वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको पूरा सपोर्ट भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इस्लामिक रिजीम का पतन किस तरीके से कराया जाए, ये ट्रंप प्रशासन का अल्टीमेट गोल है, इजराइल का भी यही गोल है। और इसको हासिल करने की दिशा में वो ईरान के ऊपर अधिक से अधिक जितना दबाव हो सकता है वो बना करके रखना चाहते हैं। और इसी प्रक्रिया में ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स मेरे असेसमेंट के मुताबिक किए जा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, क्या ये करियर स्ट्राइक ग्रुप की ओर इशारा करता है? क्योंकि एक बड़े हाई प्रोफाइल मंच से बयान आया है एयरफोर्स 1 से। देखिए, ये जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं जो अभी मेडिटेरेनियन सी में और ये बाकी एरियाज में पेट्रोलिंग अपनी कर रहे हैं, ये एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है ईरान के लिए कि भाई वी आर रेडी और हम कभी भी आपके ऊपर स्ट्राइक अपना कर सकते हैं। और अपनी इसको तैयारी भी है, बिकॉज इनके जितने भी जहाज हैं वहाँ पे फाइटर F-22 से लेके F-35 सारे इस जहाज पे एक्चुअली तैनात हैं। उनके पास पूरा उसको सर्विलेंस इक्विपमेंट है। और आप इसको देखेंगे कि जब ये स्टार्ट होगी लड़ाई, ये स्ट्राइक से नहीं होगी, साइबर वॉर इसको साइबर वॉर से होगी। बिकॉज पहले भी जब भी इसको अमेरिका ने इसको हमला किया ईरान पे, तो एक साइबर वॉर जिस तरीके से आपके कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देते हैं, आपके सिस्टम्स को हैक कर देते हैं और आपकी जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है अपने जो इक्विपमेंट की, वो आपकी ख़त्म हो जाती है और आपकी लड़ने की क्षमता है वो आपकी डिग्रेड हो जाती है। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ। बट इन द नियर फ्यूचर जो मेरा एनालिसिस है ये बोलता है कि अमेरिका इसको हमला नहीं करने वाला। ये एक पोस्टरिंग है अमेरिका की, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। संजीव जी ने भी इसका जिक्र किया। तो बेसिकली ये इसीलिए है क्योंकि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड मैं इसको देख रहा हूँ ईरान को किया जा रहा है हर एक तरफ से, उसकी लोगों की मुश्किलों को और बढ़ाने की। बिकॉज हम जानते हैं कि ईरान में पिछले एक महीने इसको किस टाइप का आंदोलन हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं, अनरेस्ट हुआ है, जिसमें मोसाड का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको CIA तो है ही वहाँ पे, बट प्रीडोमिनेटली अगर आप देखें ईरान में ज्यूस पॉपुलेशन काफ़ी वहाँ पे रहती है और उसका इस्तेमाल मोसाड टाइम पे टाइम करता रहता है। हमने 12 दिन की लड़ाई में भी देखा जिस तरीके से साइंटिस्ट को उनके घरों में मारा गया।
तो उस टाइप का एक कोशिश ये की जा रही है कि खोमेनी को लोकेट किया जाए, बिकॉज अभी जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, बिकॉज ये तो सोशल मीडिया है, तो हमको इसकी क्रेडिबिलिटी उतनी हमको देखनी चाहिए। वो जी। खबर ये आ रही कि खोमेनी अपने एटॉमिक बंकर में चले गए हैं और शायद उनको वहां पे स्ट्राइक करना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। तो ये प्रिकॉशन हर एक देश ले रहा है, बिकॉज अमेरिका के इंटेंशन साफ है। देखिए, जब भी आप एक अपनी लड़ाई प्लान करते हैं तो एक थ्रेट परसेप्शन और एक कैपेबिलिटी, ये दो चीजों को नजर में जी। आप अपना रखते हैं। जी। तो ये आज जो थ्रेट परसेप्शन और इंटेंशन है अमेरिका की, वो साफ है कि वो कुछ ना कुछ ईरान में चाहते हैं। ओके सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान में पहले प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। मशहद के स्पोर्ट्स कोच अली रहपरवर को फांसी दी गई है। कल सुबह अली रहपरवर को फांसी दी गई है। ईरान से ये बड़ी खबर, सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है ये ईरान की तरफ से कि जो उनकी नीति चली आ रही है वो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। एक छोटा सा कमेंट मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, मैं आपसे इस पर भी ले लेती हूँ, क्योंकि लगातार एक प्रेशर जनरेट करने की कोशिश आप भी कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से हो रही है ईरान पर, लेकिन ईरान में जिस तरीके से पहले प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है, साफ तौर पर ईरान की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि हम अपनी पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। बिल्कुल आपके असेसमेंट को मैं सहमत हूँ इस पे, बिकॉज एक देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल सोसाइटी है और वो डरने वाला नहीं है अमेरिका से। अगर आपने इसको 12 दिन की लड़ाई में भी देखा तो इसको इजराइल ने लड़ाई को सीज फायर की पहल की थी, ईरान ने नहीं की थी। ईरान अब भी नहीं करेगा। तो लड़ाई होगी तो ये चलती रहेगी, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। और उसके प्रॉक्सीज आप जानते हैं हर एक जगह फैले हुए हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज है एक आपका मेन रूट जहाँ से 20% ऑयल जाता है। तो इसीलिए ये जो हैंगिंग हुई है आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अमेरिका को गया है कि ये जो प्रोटेस्टर्स है हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आज एक की हैंगिंग हुई है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी जो है ऐसे फैसले ईरान ले सकता है। और अब वो इसलिए उसने एक को इसको किया है कि वो अभी एक अमेरिका का रिएक्शन भी देखना चाहता है, इजराइल का भी रिएक्शन देखना चाहता है। बिल्कुल, कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। राइट, अमेरिका को कन्विंस किया था इस लड़ाई में। अभी फिलहाल उसको रोकने के लिए बाद में हम उसको सोच सकते हैं इस टाइप की, बिकॉज जो प्रेपरेशन इस इजराइल एक्चुअली चाहता है वो शायद अभी तक पूरी नहीं कर पाया। गौरी शंकर गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है कि ट्रंप का जो ये बयान आया है अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को लेकर, हमेशा से हम देख रहे हैं कि जो रिपब्लिकन जो पॉलिटिक्स है उसका एक पुराना एजेंडा रहा है, स्ट्रॉन्ग अमेरिका और हार्ड ऑन ईरान। तो क्या इसी को दोहराने की कोशिश हो रही है? नमस्कार सोनल जी, नमस्कार सबको, पैनलिस्ट को। देखिए, ईरान का जो सबसे बड़ा अगर 79 के बाद कोई प्रोटेस्ट हुआ है तो वो 28 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में हुआ। इस प्रोटेस्ट के दो हिस्से थे, एक तो आर्थिक समस्याएं थी और दूसरा वो थोड़ी स्वतंत्रता चाहते थे, क्योंकि ईरानियन जो थियोलॉजिकल रिजीम है उसने बहुत रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट वहाँ बनाया हुआ है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके सबसे बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सिंबल है कि इंटरनली वहाँ पे समस्याएं हैं और अमेरिका चाहता है कि इस आंतरिक समस्याओं को देखते हुए वो इसका फायदा उठा के रेजीम को चेंज करवाए। लेकिन वो डायरेक्टली रेजीम चेंज खुद नहीं करवाएगा, वो अपना शो ऑफ फोर्स के लिए पूरा आर्माडा वहां पे उन्होंने इकट्ठा किया है। इसके दो कारण है, एक तो शो ऑफ फोर्स है, दूसरा उनका पूरा इकोनॉमिक बैरिकेड कर दिया गया है ईरान से। ईरान से न कोई एक्सपोर्ट होगा न कोई इंपोर्ट होगा, तो उनकी आर्थिक समस्याएं और गहरी हो जाएंगी। और फिर नेचुरली इससे जो प्रोटेस्टर हैं उनको थोड़ी करेज मिलेगा, उनको साहस मिलेगा और वो बाहर निकल के फिर से आएंगे। तो इसको देखते हुए ईरान चाहता है कि जो इंटरनल प्रोटेस्ट है वो अमेरिका चाहता है कि इंटरनल प्रोटेस्ट जो है और बढ़े और उसकी वजह से ईरान में तख्ता पलट हो। तो दूसरा ये है कि वो अगर ईरान के रेजिम पे प्रेशर इसलिए भी डाल रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करे, अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद करे, अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको कम करे, और उसके बाद जो
वहाँ की स्वतंत्रता है उसके बारे में बात करके और उस समस्या का समाधान ढूंढे। लेकिन ये इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है अभी तक पूरे रूप से, जी क्योंकि सारे के सारे जो खाड़ी के देश हैं उनकी अलग अलग इसके ऊपर विचारधाराएं हैं। कुछ अमेरिका के साथ हैं, कुछ अमेरिका के अगेंस्ट में हैं। अभी उनमें कोई यूनानिमिटी नहीं बन पा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम हमारा एयर स्पेस उनको यूज नहीं करने देंगे, जबकि कुछ और देश जो है वो अमेरिका के पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो इन चीजों में यूनिटी लाना बहुत जरूरी है खाड़ी के देशों में पहले। जी और फिर अमेरिका की ये जो नाकेबंदी है, इससे वहां की ईरान की जो आर्थिक स्थिति और खराब होगी, जी उससे नेचुरली प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और जो डिमांड है रेजिम चेंज की वो बहुत तेज होगी। अभी जो इन्होंने जो फांसी की सजा दी है एक बड़ा प्रोवोकेटिव एक्ट है, बिल्कुल। ये ईरान ने किया है। और इससे अमेरिका को और ज्यादा मौका मिलेगा उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने का। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका डायरेक्टली अटैक करेगा उनके ऊपर। जी हो सकता है कोई मिसाइल अटैक कर दे, और जैसे कोचर साहब ने कहा साइबर अटैक कर दे या कुछ चीजों को डिसेबल कर दे, वो जरूर करेगा। और इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेगा और शो ऑफ फोर्स चलेगा जब तक कि ईरान का रेजिम झुकता नहीं है। जी और ये ऐसा मौका है कि अमेरिका इसको यूज करना चाहता है और उस रिजिम को झुकाना चाहता है पूरी तरह से। पूर्णिमा नाथ जी, जो अभी सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपको लगता है कि जिस तरह से जो प्रेशर जनरेट करने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से ईरान पर, और जो हर दिन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको देखकर आपको लगता है कि कोई डिप्लोमेसी का स्पेस बचता है इसमें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो ये बात है कि अम, अमेरिका का जो रिजीम चेंज का जो हिस्ट्री रहा है, लिटरली 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री रहा है। पहला जाना जाता है 1893 में, जहाँ पे हवाई का क्वीन लिली यूकालानी को हटाया गया था। इस दिस इज हाउ हवाई इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब 1945 से 2055 ईयर्स 80 रिजीम चेंज करा गया है। और अभी जो ईरान की बात हो रही है, ईरान में 1953 में एक बार करा चुके हैं। CIA और MI6 की जॉइंट प्रोजेक्ट था वहाँ पे मोसादेक को हटाने का। और दैट वाज बेसिकली बिकॉज मोसादेक वांटेड टू नेशनलाइज वेल ऑयल, एंड देन उसके बाद उनको हटा के शाह को बिठाया। और ही वाज नॉट अ डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ruler, but he was also somebody who was absolutely a dictator. वहाँ पे लोग मार रहे थे, प्रेस को सप्रेस कर रहे थे। तो अभी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि शाह भी एक ह्यूमन राइट रूलर हुआ करता था। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये ऑयल का मामला है, और ये जो ओपेक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है, इनमें सऊदी, ईरान, इराक, वेनेजुएला, नाइजीरिया सब है। आप देखिए कि इसमें से कितने कंट्रीज को अभी थ्रेटन किया गया है। कुछ कुछ दिन पहले लिटरली नाइजीरिया को अटैक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ CPC। उसको अपग्रेड किया गया है। और आपको याद है इंडिया को CPC डिक्लेयर करने के लिए उनको सालों लग गया। एवरी सिंगल ईयर दे आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम USCIRF, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। क्या रिलीजियस फ्रीडम उनको चाहिए? उनको क्रिश्चियनिटी बढ़ाना है, कन्वर्शनिज्म बढ़ाना है। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को भी तो CPC के हिसाब से उनको टारगेट कर सकता है ना। तो आज ईरान हो, कल वेनेजुएला था, परसों इंडिया हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स कंट्रोल। अब वेनेजुएला की हेड को निकाल के किडनैप करके लेके आ गए। ऑब्वियसली दे वांट खमेनी, they want to remove him and put US puppet over there। and मैं अमेरिका में बैठ के ये बात बोल रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका के अगेंस्ट हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हमें भी सप्रेस करा जाएगा, हमारे आवाज़ को भी सप्रेस करा जाएगा। हमारी जो मैं रिपब्लिकन पार्टी से होने के बावजूद भी हमें सप्रेस करा जाएगा, हमें साइलेंस करा जाएगा। हमें बोला जाएगा कि सच नहीं बोल सकते हो। और आप अगर ऊपर से हम लोग हैं हिंदू, और हम लोग क्रिश्चियंस भी नहीं है, और हम वाइट स्किन
यूरोपियंस भी नहीं है, हम ब्राउन हिंदू है, इंडियन अमेरिकन है, हमारे जी। ऊपर वो और एडिशनल टारगेट लगाया जाएगा। तो ये जो अमेरिका की जो पुराना एक एजेंडा रहा गया है, वेदर इट्स रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, रियली डजंट मैटर। ये जो 80 रेजिम चेंज करवाया है जस्ट इन 55 years, madam, both in democrat and republicans were involved, literally 55-45 split। और उसमें टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, इधर ओवर्ट या कोवर्ट टेक्निक हो सकती है, लेकिन एजेंडा सिमिलर है, सेम है। और अभी डेमोक्रेट पार्टी भी अगर बोल देंगे नहीं नहीं ऐसे सही नहीं है, गलत है, गलत है, जी। वो कौन सा सही काम कर रहे हैं? जी। अब उनका भी तो एजेंडा सेम ही है। तो ईरान में ह्यूमन राइट्स का इश्यूज है। कौन से कंट्री इज परफेक्ट? इवन इन अमेरिका टुडे आईस इज गोइंग, इंटरनल मेमो कल मैं देख रही थी, इंटरनल मेमो उनको दिया गया है कि वो जबरदस्ती किसी के घर में घुस सकते हैं बिना जुडिशरी लेटर की। जी। उनके खुद के साइंड वाला लेटर में वो किसी के घर में घुस सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी तो गड़बड़ हो रही है ना। तो ह्यूमन राइट्स का अगर एजेंडा ही आपको लेना है तो अमेरिका अमेरिका कहाँ पे सुपर सुपर कंट्री है जहाँ पे स्टॉप में बैठा हुआ है? तो अनफॉर्चुनेटली सेइंग अमेरिका इज इन ए पोजिशन टुडे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, $30 trillion कहाँ पे, 450 trillion, 495 trillion billion dollar of Iran economy versus the military might। उनके बेसिस में वो मिलिट्री माइट, उनके बेसिस में वो जाके हर जगह में अपना दबदबा। बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, बहुत बहुत सही कह रही हैं आप। संजीव श्रीवास्तव जी से मैं इसका जवाब भी लूंगी कि ये जो पूरा तनाव जिस तरीके से अभी पूर्णिमा जी भी बता रही हैं, संजीव जी, ईरान से ज्यादा कहीं ना कहीं ऑयल का दिखता है, समुद्री रास्तों का दिखता है, ग्लोबल ट्रेड का दिखता है, और उसी में ये दादागिरी दिखाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हर बार होती है। सोनल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑयल का जो एक इंटरेस्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है बहुत ट्रांजैक्शनल है, बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ कार्य करते हैं। तो ऑयल का जो इंटरेस्ट वो तो है ही, लेकिन मैं इस ईरान के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, यदि वो अपने सर्वाइवल को आगे बढ़ा के रखना चाहती है तो उसे अपने आप को फंडामेंटली कुछ चेंजेस लाने नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। सबसे पहला तो ये जो एक, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा कि एक प्रोवोकेटिव जो एक्शन उन्होंने लिया है कि एक प्रोटेस्टर को उन्होंने हैंग कर दिया है, इस तरीके का जो एक्शन अगर वो लेंगे तो जाहिर है कि अपने लिए वो बड़े संकट को दावत देने जा रहे हैं। अमेरिका ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है। और अभी पिछली बार जब एक इरफान सुल्तानी नामक एक 26 वर्षीय युवा ईरानी की जो पब्लिक हैंगिंग की जाने की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय भी काफी अमेरिका की तरफ से भी इस तरीके की पोस्टरिंग की गई थी कि यदि आपने ऐसा किया तो फिर आपके खिलाफ हम कोई एक्शन लेंगे। और इस तरीके का जो प्रोवोकेटिव एक्शन लेने से ईरान बचे। सबसे पहला कार्य जो ईरान की इस्लामिक रिजीम अगर वो सर्वाइवल चाहती है तो उसको अपने राष्ट्र की आवाम के साथ संवाद स्थापित करना होगा। हमने ये देखा था सोनल जी कि इस बार जब प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुए तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से इन प्रोटेस्टर्स के साथ एक डायलॉग को भी करने की बातें कही गई थी। लेकिन वर्तमान समय में अब ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अगर वो ब्रुटैलिटी दिखाएगी, जैसा कि ब्रुटैलिटी वो दिखा भी चुकी है, इंटरनेट को है पूरी तरीके से ब्लैकआउट करते हुए अनेक लोगों की, हजारों की संख्या में लोगों की हत्याएं की गई हैं, और अब इस तरह की पब्लिक हैंगिंग अगर की जाएगी तो ये जाहिर है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम बड़े एक्शंस को इनवाइट करेगी। और ये अमेरिका और इजराइल इसी की तलाश में बैठे हुए हैं, और ऐसा करके और जाहिर है कि वो कोई भी इसके आधार पर वो एक्शन ले सकते हैं और वो और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ईरान को अगर अपने अंदर कोई चेंजेस लाने की आवश्यकता है तो ये कि आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो इस्लामिक रिजीम की जो नीति रही है उसको उस पर उनको पुनर्विचार करना होगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे जो भी आतंकी संगठन है जिन्होंने कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को डिस्टेबलाइज कर रखा है, वो सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज है। और ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो कुछ फोर्सेस हैं जो कि इसी तरीके के सारे भी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ऑपरेशंस होते हैं करने के लिए जानी जाती हैं, उनको अपनी इस नीति को तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है। यदि ईरान इसी तरीके की कंटिन्यूस पॉलिसी पर चलता रहा, आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा, तो अमेरिका और इजराइल उसे टारगेट करने से नहीं चूकेंगे और उनकी मंशा भी चेंज नहीं होने वाली। बिल्कुल और जरूरी। जाहिर है कि
जरूरी या बात एक है जो न्यूक्लियर ये। वेपन्स मैं एक बड़ी खबर न्यूक्लियर का रुख वेपन्स कर का जो लेती हूँ प्रश्न है संजीव जी, वो सॉरी तो टू है। इंटरप्ट यू। मैं एक बड़ी खबर का रुख करूंगी, उसके बाद मैं तमाम मेहमानों का रुख एक बार फिर से करूंगी। जंग की तैयारी कर रही ईरान की सेना, सैन्य कमांडर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 48 घंटे में ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। ईरान की सेना की तरफ से भी जंग की तैयारी चल रही है। सैन्य कमांडर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जो भी सैन्य कमांडर्स छुट्टी पर हैं उनको 48 घंटे में ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। मेजर जनरल कोचर साहब, मैं आपसे इस पर रिएक्शन भी ले लूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे कि ये युद्ध की तरफ नहीं, युद्ध की चेतावनी की तरफ दिशा में अमेरिका जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बार बार ये जो अमेरिका ईरान का टकराव बढ़ रहा है सर, ये प्रॉक्सी वॉर की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ ईरान की तरफ से तैयारी हो ही रहा है, लेकिन जो ये प्रॉक्सी वॉर की तरफ सिचुएशन जा रही है, आपको लगता है कि अमेरिका एक बार फिर से तैयार है इन सब के लिए? देखिए, अमेरिका ने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक एक्चुअली करी है। अगर आप उनके एयर बेसिस भी देखें तो काफ़ी वेकेट किए हैं वहाँ से अपने जो ट्रुप्स हैं कतार में और कुवैत में, ऐसे एरियाज में जो एक प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, पास में जो मिसाइल रेंज में आते हैं, वो अमेरिका ने अपने प्रिकॉशन लिए। बट देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एक चीज़, इसको ईरान की ताकत क्या है। अब जो उसके पास तकरीबन 3.5 लाख की एक रेगुलर आर्मी है और 1.5 लाख की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड, अगर इसको दोनों को अगर हम इसको मिला लें तो 5-5.5 लाख की इनकी फौज होती है। और अगर हम इसमें रिजर्व्स भी अगर शामिल कर लें तो 3 से 3.5 लाख आपके रिजर्व्स हो जाते हैं, तो तकरीबन 9 से 10 लाख की फौज। और ये एक छोटी या मोटी आर्मी नहीं है, काफ़ी मजबूत आर्मी है। हाँ, उसका एयरफोर्स एलिमेंट और उसका नेवल एलिमेंट ईरान का काफ़ी वीक है, और इसीलिए अगर आप पिछले 10 साल में अगर इसको ईरान को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो अपनी मिसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और साथ साथ अपना ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी आज ईरान के पास है, शायद ड्रोन 136, वो रशिया तक को देते हैं ये सारे ड्रोन्स। तो जब हम इस तरीके की तैयारी ईरान में देख रहे हैं, और जब ये 12 दिन की लड़ाई हुई थी, 12 दिन की लड़ाई के बाद और आज का दिन, आपने इसको देखा होगा, रशिया ने और चाइना ने काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को भेजा है। तो ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। ये जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि छुट्टियां बंद करती इस टाइप की, ये एक बैटल इंडिकेटर्स है ईरान के लिए, बिकॉज वो समझ गए कि यूएस अपनी तैयारी कर रहा है, एंड वो अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं कि अगर इसको लड़ाई होगी, क्योंकि लड़ाई में आपका जो इसको कोई टाइम नहीं लगेगा, आपको कोई आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, और जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, वो शायद अमेरिकन मिसाइल्स को नहीं रोक पाएंगे। और ये हमने पहले भी देखा था कि कितना उसको नुकसान हुआ था। इजराइल की मिसाइल्स इन S-300 उस टाइम था, अब उसके पास S-400 भी पहुंच चुका है। तो जब मैं इस चीज़ का एक ओवरऑल इसको एनालिसिस करता हूं और इसका देखता हूं कि ईरान को आप एक हल्का फौजी एक फोर्स आप नहीं ले सकते हैं। ईरान के पास काफ़ी ताकत है, और आपने प्रॉक्सी का जिक्र किया। देखिए, ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है उसके प्रॉक्सीज। आपका हजबुल्ला जो लेबनान में और सीरिया में एक्टिव है, और आपका हौथीज जो आपका यमन में एक्टिव है, और आपका इसको हमास। देखिए, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस डिस्कशन में लेके आना चाहता हूं, और वो है आपका गाजा पीस बोर्ड। आज अगर ये लड़ाई होती है तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट गाजा की पीस के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज वहां पे हमास को अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाई है, और ईरान के एक इशारे पर ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, जैसे आपने जिक्र किया, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, और जितने भी अमेरिकन एसेट्स हैं इस एरिया में वो वल्नरेबल हो जाते हैं। और अमेरिका भी जानता है इस चीज़ को। अमेरिका अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, वहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम उसने लगा रखे। जहाँ पर भी अमेरिका के एसेट्स हैं गल्फ में, आज तकरीबन अमेरिका के 40,000 से 45,000 ट्रुप्स हैं गल्फ के मिलिट्री बेसिस में, और वो तैनात हैं।
तो अगर हम इसको एक थ्रेट के हिसाब से देखें तो लड़ाई होगी तो ईरान की तरफ से भी काफी नुकसान होगा और इसमें अमेरिकन का भी नुकसान होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत फूक फूक के कदम ले रहे हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें कोई भी बॉडी बैग्स आए, बिकॉज वो उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी। और खास तौर पे जब प्राइमरीज हो रहे हैं, पूर्णिमा जी हैं इसको यूएस से, वो बताएंगी कि इस प्राइमरीज में डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो काफी उसको झटका लगा है, बिकॉज इमिग्रेशन पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे और इसीलिए ये जैसे इसकी जो आइस के साथ ये लोग इसको जबरदस्ती लोगों को उठा रहे हैं विदाउट प्रॉपर चार्जशीट्स और उनको जेलों में डाल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स है, पर वो एक्चुअली इमिग्रेंट्स नहीं है। तो इस टाइप की टारगेट्स इनको दिए हुए हैं जो इनको एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को, फेडरल गवर्नमेंट जो अमेरिका की है वो स्टेट गवर्नेंस पे इंटरफेयर करती है और खासतौर पे डेमोक्रेटिक स्टेट्स पे, अगर आप कैलिफोर्निया का जिक्र कर लें, अगर आप पोर्टलैंड का जिक्र कर ले, ऐसे इसको शहरों का इसको जिक्र कर ले जहां पे हम देख रहे हैं कि फेडरल फोर्सेस को एक्चुअली भेजा जा रहा है और उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी सिचुएशन जो गवर्नर्स हैं उन स्टेट्स के, उन लोगों ने रिजेंट किया इस चीज को। तो इस तरीके की इंटरनल हालत अमेरिका की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप जब एक पीस बोर्ड बनाने की कोशिश करें, मुझे बताइए ये जो कंट्रीज हैं उसके पीस बोर्ड में आज एक भी सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्री ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। नेटो कंट्रीज मैक्सिमम उनको जो भी आपके मेजर पावर्स हैं, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इस तरीके के, उनसे इसको ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज 20-22 कंट्रीज का अपने ग्रुप बना लिया है और अल्टीमेटली अब क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशंस, यू वांट टू हैव अ पैरेलल बॉडी ऑफ पीस जिसमें ट्रंप विल डिक्टेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आज ये जो हम इसको देख रहे हैं गजा, ये एक्चुअली गजा नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी लार्जर पर्सपेक्टिव जो ट्रंप लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो इसको नेटो से भी अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक पैरेलल एक फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस की जगह काम करेगी और बिल्कुल सही कहा अमेरिका का दबदबा रहेगा, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द पीस कमिटी एंड ही हैज गॉट वीटो पावर्स। तो और किसी को उसने कोई पावर्स नहीं दी अपने मेंबर्स को। तो इस तरीके का एक वर्ल्ड ऑर्डर में मैं इसको बदलाव और यही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आप एक लार्जर इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त पे द एंटायर रीजन ऑफ वेस्ट एशिया इज गोइंग टू बी बैडली अफेक्टेड। बिल्कुल। गौरी शंकर गुप्ता जी, अभी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी। एक बड़ा प्रभाव हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस हैपनिंग का। आप भारत के लिहाज से अगर हम इसको समझना चाहें सर, इंडिया के लिहाज से ये जो तनाव है अभी, इसका किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा जब भी बड़ी ताकत आपस में लड़ती हैं तो जो खामियाजा है वो जो मध्यम देश हैं उनको चुकाना पड़ता है सर। सोनल जी, इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए, हमारा इस पूरे रीजन में बहुत गहरा इंटरेस्ट है। हमारा ईरान से ऑयल का इंटरेस्ट है। पूरे गल्फ कंट्रीज में हमारे करीब करीब ये समझिए 1 करोड़ लोग रहते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। उनके रेमिटेंसेज आते हैं इंडिया में और पूरे गल्फ कंट्रीज का जो इकोनॉमिक बेस है वो उसको संभाल रखा है इन्होंने। अगर उन लोगों का विस्थापन होगा, उनको कोई तकलीफ होगी तो नेचुरली हमारी समस्याएं तो डायरेक्ट रूप से अफेक्ट होंगी। हमारा इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी ऑयल का और जो गैस का इंपोर्ट है वो कतार से भी है और ओमान से भी है। तो इन सबको डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ेगा जब अगर ट्रेड का जो इस रीजन में अफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा तो इंटरेस्ट बहुत गहराई से अफेक्ट होगा। हम तो ये चाहेंगे कि ये सिचुएशन आगे ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जैसे संजीव जी ने बताया कि ईरान को भी थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे अपने रिजीम में। थोड़ी स्वतंत्रता लोगों को देनी पड़ेगी और थोड़े से इनको न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर और आतंकवाद के ऊपर
इनके ऊपर थोड़ी सी नेगोशिएशन करके छूट देनी पड़ेगी, थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा, तब जाके ये समझौता आगे बढ़ेगा। अगर ये इस तरह का काम नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, मेरे को लग रहा है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये एक जो टेंशन जो है ना, जो बड़े जो बिल्डअप है जो आर्म फोर्सेस का, वो बना रहेगा, और वहां पर पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड चलेगा और टेंशन बनी रहेगी पूरे रीजन के अंदर। वो टेंशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे तो चाबार पोर्ट का जो एक्सेस है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने करीब करीब $500 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। हमारे रिलेशंस इस रीजन में बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर सिचुएशन बदलती है। लेकिन ईरान को जरूर ये समझना चाहिए कि उन्हें आतंकवाद को छोड़ना चाहिए। ये हिजबुल्ला और ये जितने भी हुती वगैरह जो हैं उनका सपोर्ट बंद करना चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा रेस्ट्रेन करना चाहिए, मिसाइल प्रोग्राम को रेस्ट्रेन करना चाहिए, थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि खोमेनाई उसके लिए एग्री करेंगे, क्योंकि ये अब ईगो इश्यू बन गया है। ये पर्सनली खोमेनाई बिल्कुल ईगो अपनी ओल्ड एज में है, उस एज में आदमी थोड़ा रैशनल कम होता है, ईगोइस्टिक ज्यादा होता है, तो वो ईगो पे डटे हुए हैं। तो देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि अमेरिका जो है वो टारगेटेड किलिंग जरूर कर सकता है। इस जो आपका साइबर वारफेयर है वो जरूर करेगा, उनके मिसाइल के जो इंस्टॉलेशन उनको अटैक करेगा, उनके जो ये जो आर्म्ड गार्ड्स हैं, जो इस्लामिक गार्ड हैं, उनके इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा। ऐसी चीजें जरूर होंगी, और उससे जो चिंगारी आएगी वो आगे भी बढ़ सकती है या रुक भी सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो गल्फ के कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि ये चिंगारी आगे बढ़े, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है ये वार आगे बढ़ना। बहरीन जैसा जो देश है जिसमें शिया ज्यादा हैं, वहां पे अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस है, कतार में इनका एक बहुत बड़ा नेवल बेस है, जी। तो वहां पे भी ये चिंगारियां आगे बढ़ सकती हैं अगर इनके बेसेज के ऊपर अटैक होगा। लेकिन अमेरिका की नीति ये बड़ी क्लियर है, रिजीम चेंज करना, पपेट रिजीम्स को बिठाना। जी। अभी आप रिसेंट पास में देखिए, मैंने देखा है, मैं बहरीन में था जब वो इराक में उन्होंने अटैक किया, उसके बाद सीरिया में किया, उसके बाद लीबिया में किया, रिसेंटली बांग्लादेश में किया। ये रिजीम चेंज का इनका प्रोसेस चलता ही रहता है। वो पपेट रिजीम, जो भी रिजीम उनको चैलेंज करता है उनको वो टॉलरेट नहीं करते, किसी न किसी बहाने से हटाने का कोशिश करते हैं। जी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक नया पूरा वेपनाइज सिस्टम बना दिया है। पहले थोड़ा सा ये डीप स्टेट में इनडायरेक्टली होता था, अब ये डायरेक्टली थ्रेट देके कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पूरे संसार के लिए, और विशेषकर भारत के लिए, जी। क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये सिचुएशन और ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं हो। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका की जनता के हिसाब से मैं सवाल ले लेती हूँ कि वहाँ की जो पब्लिक है उसको आप कितना तैयार देख रही हैं? जो ये मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बन रही है, अमेरिका की जो जनता है वो इसके लिए आपको कितना तैयार दिखाई दे रही? देखिए, यहाँ पे स्प्लिट है। द मागा फैक्शन जो रिपब्लिकन पार्टी में है, मागा फैक्शन इज स्पेसिफिकली वाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म। बेसिकली वो उनका जो फैक्शन है, स्पेसिफिकली उनको बहुत सब कुछ अच्छा लगता है जो ट्रम्प कर रहे हैं। वेदर इट्स वेनेजुएला के लीडर को उठाना, ईरान की लीडर को डिकैपिटेशन करना, इट रियली डजंट मैटर फॉर देम। एवरीथिंग इज ऑसम बेसिकली फॉर देम। इनके लिए दैट इज, आपने बार बार देखा होगा दो तीन चीज, कोट एंड कोट, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, बार बार ये पुश करते हैं। और एक आप देखेंगे, अमेरिका इज बैक, अमेरिका इज बैक। तो मेरा क्वेश्चन ये होता है हमेशा, दैट्स ग्रेट, अमेरिका इज बैक। अमेरिका इज बैक फॉर व्हाट? टू लूट, to threaten, to terrorize the countries, the sovereignty of the countries. अब आज ये ईरान की बात नहीं है, आज ये वेनेजुएला की बात नहीं है, परसों ग्रीनलैंड की बात हो रही है। अब सॉवरेंटी इज ए निगोशिएबल सिचुएशन टुडे। आज ग्रीनलैंड है, कल इंडिया भी तो हो सकती है। अब थोड़ी देर पहले सर ये बोले कि ईरान को चेंज करना है। श्योर, ईरान को चेंज करना है। अब सब, नो कंट्री इज द परफेक्ट कंट्री, एंड इस्लामिक regime is another beast in the societal situation today. Do the women empowerment is a question? Certainly, yes. उनको चेंज करना, उनको फ्रीडम देना, उनका बुर्का पहनना नहीं पहनना, उनका एक इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
अमेरिका कौन होता है कि हर जगह में जाके सैंक्शन डाले, और ईरान के ऊपर 12,485 सैंक्शंस लगाए गए अब तक। 12,485 नंबर आप देख लीजिए। ये सैंक्शन सिर्फ ईरान पे ऊपर नहीं लगा, अभी ईरान पे लगता है तो इंडिया पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगती है। आज अगर वो आप बोल सकते हो ईरान को चेंज करना है, हाँ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर देंगे। भाई वो कौन होता है? कल आके इंडिया को नहीं बोले थे आप रशिया से तेल ना खरीदो, तो इंडिया बंद कर देंगे रशिया से तेल ना खरीदना। परसों मैंने कुछ दिन पहले हमने देखा लिंसी ग्राम हमारे सेनेटर यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि मैंने यूएस एम्बेसडर ऑफ इंडिया के वहाँ पे घर में जाके बैठने के बाद वहाँ पे बोल रहे थे कि हम लोग रशिया से तेल खरीद रहे। भाई तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, किससे खरीदे किससे ना खरीदे? तो इंडिया अमेरिका जाके बोले और आप बोल देंगे हाँ इंडिया को चेंज करना चाहिए। तो ये तो देयर इज नो एंड टू इट। और आज ये रशिया की ऑयल बोल रहे हैं, चलो रशिया से आपने ऑयल खरीद लिया, आपके ऊपर एक्स्ट्रा तारीफ लगा दिया, कल कुछ और के लिए आपके ऊपर तनाव लगाएंगे, आपको धमकियां देंगे, आपको बोलेंगे आप बेंड करो, आप बेंड कर देंगे। आपके चारों तरफ में इंडिया में सर्कल करके रख दिए रेजिम चेंज की, इंडिया में भी हो रही है। 2026 isn't going to be any different. There's going to be a literal riots in India. That's what I see. एंड नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, साउथ में जो हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जो हो रहा है, वेदर इट्स ए कन्वर्जन एजेंडा हो रहा है, या तो चिकन नेक को कट करने बोल रहा है, या तो द्राविडियन मूवमेंट को बढ़ाने बोल रहा है। इंडिया में कौन सा पीस हम लोग देख रहे हैं? वहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाला है। मोदी जी चाहे या ना चाहिए आपको वस्त्र उठाना पड़ेगा, आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। देयर इज गोइंग टू बी इश्यूज विद इन इंडिया ऑल्सो। तो कोई थोड़ी अमेरिका के बोल देंगे कि इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है, आप संभाल नहीं पाओगे तो हम अपना लोग बिठाएंगे, गांधी को बिठा देंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब संजीव श्रीवास्तव जी से ले लेती हूँ, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन में एक बात तो निकलकर सामने आ रही है कि केवल ईरान के लिए चेतावनी नहीं है, पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश यहाँ ट्रंप की तरफ से हो रही है। सर समय की कमी है, बहुत छोटा सा कमेंट संजीव श्रीवास्तव जी। जी देखिए, पूर्णिमा जी की बात अपनी जगह वाजिब है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, देखिए भारत की जो सरकार है, चाहे वो हमारी आर्थिक नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं करेंगे। और भारत जो भी निर्णय लेगा वो अपने स्वयं के निर्णय लेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं तय करेंगे कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे तेल नहीं खरीदेगा। हम किससे कितना संबंध रखना चाहेंगे, किससे मिलना चाहेंगे, किससे नहीं मिलना चाहेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं डिसाइड करते हैं। आप उनके एक्शंस देख लीजिए, वो जहां जाते हैं, जहां जाना चाहते हैं जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहते हैं नहीं जाते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं मिलते हैं, जिससे नहीं मिलना चाहते नहीं मिलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये बात भारत ने अपने समय समय पर अपने सारे डिप्लोमेटिक मनूवर्स के माध्यम से और अपनी जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो है एक्शंस के माध्यम से दर्शा दिया है कि भारत किसी भी दबाव में आकर के झुकेगा नहीं। लेकिन मैं ईरान के बारे में एक बात और भी अंत में कहना चाहता हूँ सोनल जी, कि ईरान के द्वारा जो इजराइल के विरुद्ध जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, उसको वो एक जायनिस्ट रिजीम कह के संबोधित करना, उसको वर्ल्ड मैप से मिटा देने की बातें करना, और जाहिर है कि 90 लाख की आबादी वाला वो जो राष्ट्र है, चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा रहता है, यदि उसको एक ऐसा राष्ट्र वर्ल्ड मैप से मिटाने की धमकियां दे रहा है लगातार, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे वहां जिस तरह से खोमैनी लगाते हैं, तो ऐसे में तो यदि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ गया तो इजराइल के लिए तो वो दिन की नींद और रात का चैन बिल्कुल हराम हो जाएगा। और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध रहते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और ईरान को अपने इस तरीके के अप्रोच पर भी पुनर्विचार करने की नितांत आवश्यकता है। इजराइल को जिस तरीके का रिकॉग्निशन यूएई ने दिया था, जिस तरीके का रिकॉग्निशन बहरीन ने दिया था, उस तरीके का रिकॉग्निशन ईरान क्यों नहीं दे सकता? आखिर क्या कारण है? क्या यहूदियों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या यहूदी इस राष्ट्र प्लेनेट के पार्ट नहीं है? ये ईरान के रिजीम को सोचना होगा। इस तरीके की नफरत भरी बातें जिस तरीके से ईरान इजराइल के बारे में करता है, उसको अगर वो जारी रखता है तो जाहिर है कि अपने लिए वो बड़ी संकट को मोल लेने जा रहा है। ईरान के लिए बहुत हाई टाइम है कि अपने अनेक जो उसके स्टैंड हैं उसके ऊपर पुनर्विचार करे, और तभी जाकर के ये रिजीम सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज मैं इसको कोलैप्स होने की संभावना भी देखता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कितना ताकतवर है, सवाल ये है कि जब आप एक उग्र भाषा बोलते हैं, जब आप ताकत की बात करते हैं, तो क्या वो सही मायने में ताकत होती है, या आपकी ये ताकत भरी भाषा जो है वो दुनिया को एक
नई जंग की तरफ लेकर जाती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।